नमस्कार दर्शकों, गढ़वाली ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी काल सर्प दोष बैठा हुआ है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो आप ये कार्यक्रम पूरा देखिएगा। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड से पंडित ज्योतिर्विद गणेश रतूड़ी जी। तो चलिए मिलकर पंडित जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो काल सर्प दोष के बारे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर इस दोष का नाम काल सर्प दोष क्यों पड़ा? तो आपने बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम जो है प्रश्न किया है, और सभी मित्रों की इसमें जिज्ञासा भी है कि काल सर्प योग हमारी कुंडली में है कि नहीं है। क्योंकि आज के समय में जो है काल सर्प योग नाम से जो है जातक जो है डर जाते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा योग है या दोष है। चाहे आप इसे योग भी कह सकते हैं और दोष भी कह सकते हैं। क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है जन्म कुंडली में, वो किन कारणों से बनता है? जब राहु और केतु के मध्य सभी सातों ग्रह आ जाते हैं, जैसे क्या है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। जब ये सातों के सातों ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं तो काल सर्प कहलाता है। चाहे वो केतु के मध्य हो या राहु के मध्य हो, तो ये काल सर्प दोष कहलाता है। और आपने जो है प्रश्न किया कि भाई काल सर्प योग, इनका नाम क्यों कहा गया काल सर्प? तो जो है राहु क्या है? छाया ग्रह है। उसी प्रकार से केतु भी जो है छाया ग्रह है। जैसे सातों ग्रहों को स्थान मिला है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सातों को जिस प्रकार से स्थान मिला है उस प्रकार से राहु और केतु को स्थान नहीं मिला हुआ है। इनको जो है छाया ग्रह कहा गया है। राहु के जो जन्म नक्षत्र हैं वह है भरणी, और भरणी के इष्ट देव है काल। तो उसी प्रकार से जो है केतु है। केतु के जो है जन्म नक्षत्र है वो क्या है? अश्लेषा है। और अश्लेषा के जो है जो इष्ट देव है वह है सर्प। तो इसीलिए इनको जो है काल सर्प की संज्ञा दी गई है। जी, तो काल सर्प दोष इसको क्यों कहा गया है दर्शकों, ये बात आपको बहुत अच्छे से पंडित जी ने समझा दी है। अच्छा पंडित जी, ये कहा जाता है कि काल सर्प दोष जो है वो 12 प्रकार के होते हैं। जी। तो ये किस किस प्रकार के काल सर्प दोष हैं और प्रत्येक दोष का किस तरह से प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है हमारी जन्म पत्रिका के माध्यम से, ये आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जो है आप जो है हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप जो है उसको लेकर बैठ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो है मैं काल सर्प योग के बारे में बताऊंगा कि जन्म कुंडली में क्या है, 12 स्थान होते हैं, 12 भाव होते हैं और 12 ही काल सर्प दोष होते हैं। तो जानते हैं पहला काल सर्प योग कौन सा है। तो सबसे पहले क्या है, लगन भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है और लगन से सप्तमेश केतु, और इनके बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो जो कहलाता है अनंत काल सर्प योग। क्योंकि लगन स्थितो दिनकरा कुरुतेंग पीड़ा, अच्छाया सुता वितनुते बहु दुख भाज्य। कि जब लगन में राहु हो या कोई पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत पीड़ित होता है, बहुत जो है उसे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन क्या है सफलता नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार से है द्वितीय काल सर्प योग, यानी कुलिक नाम काल सर्प योग है, जो द्वितीय भाव में यानी लगन से द्वितीय भाव में विराजमान होता है। यानी धन कुटुंब से अष्टमेश जो है केतु विराजमान होते हैं, यानी आयु स्थान में। तो इसमें क्या है, धन का जो है नुकसान, आयु जो है अल्पायु हो जाती है, जो कि कष्टकारक होता है। तो उसी प्रकार से जो है तीसरा आता है हमारा वासुकी। वासुकी नाम काल सर्प योग, ये लगन से जो है तृतीय भाव में। तो लगन तृतीय भाव में राहु होंगे तो नवम भाव में यानी त्रिकोण भवन में क्या है केतु होंगे। तो राहु क्या है, बहुत श्रेष्ठ होता है। तृतीय भाव में जो भी पाप ग्रह जाते हैं वो श्रेष्ठ फल देते हैं। धन का तो आपको अच्छा लाभ रहेगा, लेकिन क्या है उस तरह से जो है जाने की भी
भरपूर योग रहेंगे। यानी कहते हैं धन आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा। तो इसी प्रकार से जो है तृतीय भाव का जो है ये फल होता है। जो चतुर्थ काल सर्प दोष है उसका नाम क्या है? शंखपाल। शंखपाल जो है चतुर्थ स्थान में विराजमान होते हैं। यानी चतुर्थ भाव किसका है? मातृ यानी माता का स्थान है, भूमि का स्थान है। और साथ ही राहु से सप्तमेश क्या है? केतु। यानी दशमेश हो जाते हैं केतु, यानी पिता भवन में, आपके कार्य क्षेत्र के भवन में जो है केतु विराजमान हो जाते हैं। और सप्तम दृष्टि यानी एक दूसरे को जो है सप्तम भाव से देखते हैं। तो माता के स्वास्थ्य में गिरावट रहती है। अगर आप भूमि लेने के लिए या मकान बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो जीवन जो है संघर्ष में रहता है, जिसमें क्या है सफलता नहीं मिल पाती है। या पिता के स्वास्थ्य में जो है गिरावट रहती है। आपका कार्य क्षेत्र है तो अगर किसी कारण से जो है अच्छा चल रहा है तो पता चला कि जहाँ से हम चले हैं वहीं आ गए, तो जो है चतुर्थ भाव में जो है ये फल देता है। उसी प्रकार से पंचम काल सर्प योग है। पंचम यानी जो है पद्म काल सर्प योग, ये जो है लगन से पंचम होते हैं। तो पंचम भाव में जो है काल सर्प योग जो है पद्म काल सर्प योग कहा जाता है। तो पंचम जो है संतान का है, विद्या बुद्धि का स्थान है। और उसी प्रकार से जो है एकादश भाव किसका है? एकादश भाव जो है केतु विराजमान हो जाते हैं। जब पंचमेश राहु होंगे तो उनसे जो है सप्तम स्थान में केतु विराजमान, एकादश यानी एकादशे सर्वलाभ है। तो केतु क्या है? एकादश भाव में है। तो एकादश जो है धन का है, तो धन तो देंगे भरपूर, लेकिन वहीं त्रिकोण भवन पंचमेश क्या है? राहु विराजमान है। तो राहु विराजमान होने से क्या है? आपको जो है संतान में बाधा, यानी किसी कारण से संतान विलंब से होना। अगर संतान है तो वो जो है विद्या बुद्धि से जो है वंचित रह जाती है। तो इसी प्रकार से जो है ये जो है फल देता है। तो पंडित जी, जिस तरह से अभी आपने ये 5 काल सर्प दोष हमें बताए हैं, पंचम भाव का जो काल सर्प दोष आप बता रहे थे कि बच्चे का भाव होता है, संतान का भाव होता है, तो जिस तरह से लोगों में ये भ्रांति थी कि भाई काल सर्प दोष जो है वो अगर आ जाता है जन्म पत्रिका में, कुंडली में, तो कुछ नुकसान होगा, कुछ घातक हो जाएगा, कुछ हानि हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बात सुनकर के ये बात समझ में आती है कि काल सर्प दोष जो है वो शुभ फल भी देता है, अच्छे फल भी देता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि जिस प्रकार से क्या है ये अशुभ फल देते हैं तो उसी प्रकार से शुभ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो है सब जो है अशुभ फल देते हैं। काल सर्प योग वाला सबसे पहले जो व्यक्ति जन्म लेता है काल सर्प योग में, वो सबसे पहले बहुत ही बड़ा धनी और भाग्यशाली होता है। वो जीवन में बड़ा अग्र चलता है, बहुत आगे चलता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। हमारे बड़े बड़े राजनेता हुए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ऐसे ही अनेकों अनेक जो हैं हमारे जो हैं मंत्री हुए। उनकी कुंडलियों में हमने देखा कि काल सर्प योग था, लेकिन वो भी बहुत ऊंचाई तक गए, जीवन में संघर्ष किया, लेकिन उसी प्रकार से सफलता भी मिली। तो प्रिय मित्रों, घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है कि काल सर्प योग पता नहीं कैसा दोष है कि जो है हम घबरा जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंत में हम इसका उपाय भी बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपको जो है काल सर्प योग से जो है लाभ मिले। जी पंडित जी, अब आगे के कुछ भाव हम जान लेते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 12 भाव में जो है अलग अलग प्रकार से 12 तरह के काल सर्प दोष विद्यमान रहते हैं, तो आगे के भाव भी हम समझ लेते हैं आपसे। बिल्कुल, आगे मैं ले चलता हूँ। अब जो है षष्ठम भाव, जब षष्ठम भाव में राहु विराजमान हो जाते हैं और द्वादश में क्या है? केतु। तो राहु जो है षष्ठम भाव क्या है? ये ऐसा स्थान है जो भी पाप ग्रह यहाँ पे विराजमान हो जाता है वो क्या है? उन्नति ही देता है, हानि नहीं देता है। जैसे मैंने आपको शुरू में जो है लगने से तृतीय भाव, षष्ठम भाव, तो षष्ठम में जब राहु आ जाता है तो श्रेष्ठ फल देता है। लेकिन क्या है, इसकी जो है पूजा होनी, इसकी शांति होनी अनिवार्य है। नहीं तो क्या है, षष्ठम भाव में आने से क्या है, आपके शत्रु बहुत बन जाएंगे। आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्करों में आपको जो है उलझा देगा, क्योंकि अगर इसकी शांति नहीं होती है तो ये क्या है, हमें अशुभ फल भी देता है। जैसे क्या है, बेमतलब के कोर्ट कचहरी के चक्करों में गिर जाना, जीवन जो है व्यतीत हो जाता है, लेकिन यहाँ से उभर नहीं पाते हैं।
तो इसकी शांति होनी भी अति आवश्यक है। तो इसी प्रकार से है सप्तमेश, सप्तम स्थान में जो है तक्षक नाम काल सर्प योग बनता है। तो सप्तमेश किसका है? आपका जो है वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का है, यानी पत्नी का है, पति का है। तो ये क्या है, अगर जो है सप्तमेश अगर काल सर्प योग बनता है तो जो है तक्षक नाम कहलाता है। और सप्तम से जो है लग्नेश क्या है, केतु आ जाते हैं। तो लगन में भी केतु का आना वो भी शुभ नहीं है, और सप्तमेश में जो है राहु का आना वो भी शुभ नहीं है। तो इसके कारण क्या है, पति पत्नी में जो है मतभेद बन जाता है। ये यहाँ तक योग दे देता है कि पति पत्नी में जो है तलाक की भी जो है संभावनाएं बना देता है। तो इसी प्रकार से आता है अष्टम भाव में, यानी लगन से 8वां स्थान। जो 8वां काल सर्प दोष होता है वो जो है कर्कोटक नाम काल सर्प योग होता है। तो अष्टम जो स्थान होता है वो जो है आयु स्थान का होता है। अष्टम में राहु का आ जाना, राहु से सप्तमेश यानी द्वितीय स्थान में केतु का आ जाना। तो राहु का अष्टम आना जो है स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा नहीं रहता, आयु को जो है अल्पायु बना देता है। और वहीं जो है द्वितीय यानी राहु से जो है सप्तमेश यानी द्वितीय स्थान में केतु का आना तो धन कुटुंब से जो है नुकसान देता है, यानी परिवार में मतभेद बनाता है। तो इसी प्रकार से जो है नवम जो काल सर्प दोष होता है वो होता है शंखनाथ। तो शंखनाथ यानी राहु जो है भाग्य स्थान में आता है, नवा जो स्थान है वो भाग्य का स्थान है। वहाँ आने से क्या है, जीवन जो है संघर्ष में होता है। भाग्य यानी हम रात दिन जो है प्रयत्न करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है। हम किसी कार्य में क्या है 100% यानी 100% देते हैं, मात्र क्या है हमें 40% उसका लाभ मिलता है। तो जो है ये जो है भाग्य स्थान में जो बनता है ये जो है शंखनाथ काल सर्प दोष बनता है, जिसकी शांति होनी भी अति आवश्यक है। अच्छा पंडित जी, अभी तक ये जो 9 नामों की व्याख्या आपने की है काल सर्प दोषों के अलग अलग भावों के, तो ये नाम सुनकर के समझ में आता है कि ये सभी नाम जो हैं ये नाग देवताओं के नामों को जो है रखा गया है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि अगर हम पुराणों की बात करें, ग्रंथों की बात करें तो एज सच काल सर्प दोष का कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं आता है, सर्प दोष का जिक्र आ जाता है। तो ये अलग अलग जो नाम है नाग देवताओं के, ये किस किस प्रकार पड़े हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है, और शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्रों में लिखा गया है उसी के अनुसार आपने प्रश्न किया है। क्योंकि काल सर्प योग की कहीं पे भी जो है व्याख्या नहीं की गई है। जितने भी हमारे ऋषि गणों ने जो भी ज्योतिष संबंधित शास्त्र लिखे हैं उसमें कहीं पे भी काल सर्प योग का नाम नहीं है। सिर्फ क्या है, मात्र सर्प पूजन यानी सर्पों का पूजन होना। तो जो ये दोष होता है वो राहु और केतु के अनुसार होता है, यानी राहु और केतु के अंदर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो वह जो है शुभ फल नहीं दे पाते हैं। लेकिन काल सर्प योग संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही आपको बता चुका हूं कि राहु के जो है जन्म नक्षत्र क्या है, वो है भरणी और उनके इष्ट देव हैं काल। उसी प्रकार केतु के जो है जन्म नक्षत्र हैं अश्लेषा और उनके इष्ट देव हैं सर्प। तो इसीलिए उनको संज्ञा नाम दिया गया है, संज्ञा दी गई है काल सर्प योग के नाम से। क्योंकि नवकुलाय च विद्महे और विषदंताय च धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। यानी शास्त्रों में क्या है, नवकुल यानी 9 कुल कहे गए हैं, 9 प्रकार के जो हैं इनका पूजन किया जाता है, और 9 नामों से जो है विशेषकर जो है सर्प जाने जाते हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि काल सर्प योग कोई ऐसा योग है जो आपके जीवन में जो है कभी सफलता प्रदान नहीं करता। सफलता प्रदान करता है लेकिन उसके लिए हमें जो है उसके उपाय करने पड़ते हैं। जो भी पीड़ित होता है वो राहु और केतु के कारण ही पीड़ित होता है। क्योंकि शास्त्रों में जो है राहु को क्या है, सर्प का मुख कहा गया है, और केतु को जो है सर्प का पृष्ठभाग कहा गया है। अब जानते हैं कि 10वां काल सर्प योग कौन सा होता है। 10वां भाव जो है पितृपक्ष का होता है, यानी पिता का स्थान होता है, आपके जो है कार्य क्षेत्र का स्थान होता है। तो जब यहाँ राहु विराजमान हो जाते हैं और राहु से जो है सप्तम यानी चतुर्थ भाव में केतु विराजमान हो जाते हैं, और इसके बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो जो है घातक नाम काल सर्प योग कहा जाता है। इस योग से क्या है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी बन जाना, स्वयं के कार्य क्षेत्र में जो है
रुकावट आ जाना, हमारा कोई बिजनेस है तो वो जो है फलीभूत नहीं होता, फल नहीं दे पाता है, हम संघर्ष करते हैं, हमें लाभ नहीं मिलता है। वैसे ही मातृभाव में केतु के आ जाने से जो है माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। हम यहाँ तक क्या है कि ऋणी योग यानी कर्जदार बन जाते हैं। तो जो है घातक नाम काल सर्प योग का उपाय होना भी जरूरी है। 11वां जो काल सर्प दोष है वो विषधर नाम काल सर्प योग है। तो एकादशे सर्वला है, यानी एकादश में कोई भी ग्रह आ जाए वो जो है सुफल देता है। तो एकादश में जब सुफल देता है तो आपको जो है धन का लाभ, आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाता है काल सर्प योग। ये नहीं कि जो है काल सर्प योग जो है आपको नुकसान ही देगा, नहीं, एकादश में आने से जो आपको लाभ देगा। लेकिन अगर उसकी विधिवत पूजन हो जाए तो कहते हैं ना सोने में सुहागा हो जाता है। और इसी प्रकार से जो है द्वादश भाव यानी 12वां जो भाव है वो व्यय भाव का है, और 12वां जो है काल सर्प योग है वह जो है शेषनाग, उसको जो है शेषनाग के नाम से जाना जाता। तो जब 12वें भाव में आ जाता तो 12वें भाव क्या है आपका जो है व्यय, यानी आपको जो है खर्चा कराएगा, लेकिन क्या है अच्छी जगह खर्चा नहीं करवाएगा, अरनगल यानी गलत जगह जो है खर्चा करवाएगा, जैसे कोर्ट कचहरी या जो है दुख बीमारियों में जो है खर्चा करवा देगा। तो इसीलिए जो है जो शेषनाग जो 12वां काल सर्प योग है इसका उपाय होना भी जरूरी। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर पंडित जी ने हम सभी को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि अलग अलग भाव में किस किस प्रकार से काल सर्प दोष जो है वो विद्यमान रहता है और उसका क्या कुछ प्रभाव रहता है। अब अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो डिटेल्स दी हुई हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनली भी आप पंडित जी से मुलाकात करके अपनी कुंडली का आंकलन करा सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, जिस तरह से ये सभी भावों के बारे में आपने बताया है, किस किस तरह से इनके नाम होते हैं, क्या क्या प्रभाव इसका पड़ता है जीवन पर, ये बहुत अच्छे से हम सभी को समझ में आ गया है। अब एक और बात इसमें समझना हम ये चाहते हैं कि काल सर्प दोष जब हमारी जन्म पत्रिका में विराजमान होता है, विद्यमान होता है, तो वो कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जिनके साथ काल सर्प दोष का जो मिलान है वो शुभ फल देता है, और कौन से ऐसे खराब ग्रह नक्षत्र हैं जो अशुभ फल देते हैं? जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि मैंने आपको काल सर्प योग लगन से लेकर द्वादश भाव तक आपको विस्तृत ढंग से आपको बताया है कि किस प्रकार से जो है कहाँ विराजमान होने से वो क्या योग बनता है। काल सर्प योग ये नहीं कि जो है सब अशुभ फल देता है, वो शुभ फल भी देता है, लेकिन उसके लिए क्या है हमें कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है, यानी कुंडली को देखना पड़ता है कि आपका जो है राहु कहाँ विराजमान है, वो उच्च का है या नीच का है या मित्र घर में है या शत्रु घर में है। वो हम आपको तभी बता पाएंगे जब आप अपनी कुंडली हमें दिखाएंगे, हम कुंडली को देखेंगे कि ये ग्रह आपको शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तब तक जो है हम नहीं बता पाएंगे जब तक आपकी कुंडली हमारे पास नहीं है। चलिए दर्शकों, तो ये जानकारी भी हम सभी को मिल गई है। अब जो है समय इशारा कर रहा है कार्यक्रम को विराम देना है, लेकिन पंडित जी चलते चलते चाहती हूँ कि हम सभी दर्शकों के लिए आप जो है काल सर्प दोष का एक अचूक उपाय हमें बता दें। बिल्कुल, मित्रों को हम जो है इसका उपाय बताएंगे, और साधारण से साधारण उपाय बताएंगे जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले हो सके तो आप जो है मोर पंख को अपने साथ में हर समय रखें। साथ ही आप जो है अगर आपके समीप कहीं आसपास जो है शिवालय है या कोई सिद्ध पीठ मंदिर है तो वहाँ जाकर, जैसे क्या है पंचमी तिथि आ जाती है, त्रयोदशी आ जाती है, चतुर्दशी आ जाती है, या अमावस्या या मास में जो है शिवरात्रि आती है, तो उस पर्व पे आप जो है चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेके या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा या स्वर्ण यानी सोने से बना हुआ चांदी का नागिन का जोड़ा आप जो है शिवालय पे चढ़ा सकते हैं, या बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आप जल में प्रवाह कर रहे हैं तो आप अपने सर के ऊपर घुमा के उसको प्रवाह करें, और शिवालय में आप या भगवान शंकर के चरणों में आप चढ़ा रहे हैं तो सीधा जो आप उनको अर्पण कर सकते हैं। साथ ही काल सर्प योग के लिए आप विधिवत, ये तो क्या मैंने आपको एक साधारण उपाय बताया है जिसको आप कर सकते हो, लेकिन इसको विधिवत आप अवश्य करवाएं विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, विद्वान आचार्यों के द्वारा, वेदायुक्त
यानी रुद्राष्टक, यानी जो है शुक्ल यजुर्वेद का जो है रुद्राष्टक जो पाठ है उसके द्वारा विधिवत, या तो नमक चमक के द्वारा या जो है लघु रुद्र के द्वारा, जो भी आपकी सामर्थ्य उसके द्वारा विधिवत इसका उपाय कीजिएगा। और मन में जो है सिर्फ ओम नमः शिवाय या शेषनाग के जो है सुंदर मंत्रों का आप उच्चारण करते हो। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जय की च पृथ्वी मनु जय अंतरिक्षे जय दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः, या तो ओम नवकुलाय चिद्महे विषदंताय च धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। तो विशेष इस प्रकार से आप सूक्ष्म जो है उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर कितना अचूक और कितना ही साधारण सा तरीका, उपाय, समाधान पंडित जी ने हम सभी को बता दिया है कालसर्प दोष का। अगर आप भी प्रभावित हो रहे हैं कालसर्प दोष से और इसका निवारण चाहते हैं तो ये अचूक उपाय आप भी अपना सकते हैं। और अगर और ज्यादा डिटेल्स आप चाहते हैं अपने बारे में जानना या अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन आप कराना चाहते हैं, हवन यज्ञ अनुष्ठान आप आरंभ कराना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स, डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं पर आपको कांटेक्ट करना होता है। फिलहाल दर्शकों, वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। लेकिन पंडित जी, आप हमारे साथ आए और बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपने दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किए जिससे हमारे मित्रों को जो है उसका लाभ मिलेगा जी, और अवश्य जो सभी लाभ लेंगे। जी नमस्कार पंडित जी। जय माता। नमस्कार दर्शक।